16 दिसंबर को पाकिस्तान को अपनी सियासी तारीख के ऊपर नज़र डालते हुए रियासत ने मुख्तलिफ़ वक्तों के अंदर जो पॉलिसीज़ पाकिस्तान के अंदर रवा रखी उसका ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए, ताकि अपनी उन गलतियों से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए बेहतरी की राह मुतय्यन की जा सके। वो 16 दिसंबर 1971 हो, ना कभी ज़िंदगी सारी उसको भूलना चाहिए, और जो हमने उस वक्त मिस्टेक्स की थी उसको भी नहीं भूलना चाहिए। वो अवामी लीग के मामला हो या कोई और मामला हो, कभी भी अगर उन गलतियों का दोबारा इर्तिकाब हो तो हमारी आंखें फ़ौरन खुल जानी चाहिए। कोई चीज़ ऐसी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए कि हमें याद दिलाए कि इन गलतियों के नतीजे में 71 हुआ था, दोबारा उन गलतियों का इर्तिकाब नहीं करना। इसी तरीके से 2014 में APS का जो वाक़या है वो 1971 जितना ही बड़ा वाक़या है। किसी कौम के 140 बच्चे शहीद कर दिए जाएँ तो उस कौम को हमेशा के लिए अपनी राह दुरुस्त कर देनी चाहिए। तो हमें इस गलतियों से सबक सीखते हुए आइंदा के लिए बेहतरी की राह मुतय्यन करनी चाहिए, और सबको ये सबक सीखना चाहिए। सिर्फ कोई एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी नहीं है, बल्कि इस कौम के जो बड़े हैं, मुख्तलिफ रियासती इदारे हैं, सारों को एक सर्टन लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि ये हमारी रेड लाइंस हैं, इसको क्रॉस नहीं करना। तो आज के प्रोग्राम में इन दोनों इश्यूज़ पर भी बात करेंगे, और पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से अभी 71 का जिक्र किया तो बांग्लादेश के ऊपर कहा जाता था कि वहाँ एक तिनका नहीं कपास का उगता, तो वो करेंगे क्या? झूठ होती थी, कपास पाकिस्तानी साइड पे होती थी। लेकिन हम 14-15 मिलियन कॉटन बेल्स पैदा करते करते अब 4-5 मिलियन बेल्स पे आ गए। टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हमारा मेन स्टे हुआ करता था। आज से 20 साल पहले भी कोई 15-16 बिलियन डॉलर की हम टेक्सटाइल की बरामदात करते थे, अभी भी खैर से उतनी ही करते हैं। बांग्लादेश जहां कॉटन का हम कहते थे एक टिंका नहीं होता, वो 40 अरब डॉलर की बरामदात करता है, और रेडीमेड गारमेंट्स में वो लीडिंग एक्सपोर्टर है दुनिया में। हम पीछे रह गए हुए हैं, मार खा के कहीं हमारी जगह ही नहीं है। तो प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर। मिफ्ताह साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। इसके अलावा स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं आबिद शेर अली साहब, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सेनेटर पलविशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और शहरियार अफरीदी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। मिफ्ताह साहब, आप फरमाइएगा, ना पाकिस्तान से बरामदात बढ़ रही हैं, ना पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी आ रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो नंबर है पिछले 3 साल मुसलसल नीचे रहने के बाद पहला क्वार्टर है जिसमें वो पॉजिटिव नज़र आ रहा है 4% के ऊपर। तो हमारे हालात इस वक्त बहुत पतले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी नहीं आएगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा शुबा है जिसमें हम तरक्की लोगों को बताएं कि बेहतरी हो रही है, आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान? नदीम भाई शुक्रिया। देखें, सच्ची बात यह है कि 2-3 साल पहले हम एक जगह पे आ गए थे जहाँ पे डिफ़ॉल्ट का चांस था। जब PDM की हुकूमत आई, पेट्रोल हम बड़ा महंगा सस्ता बेच रहे थे। दुनिया में बहुत महंगा हो गया था। दुनिया में उस वक्त $110 का पेट्रोल था, जो आज $59 का है अभी ब्रांड जो अगर आप देखें तो। लेकिन उसके बाद हमने पहले IMF, जब मैं था तो IMF आई, बात हो गई, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन से निकाल लिया। लेकिन फिर हमने वापस IMF से लड़ाई करी। लेकिन जून 23 के अंदर हम शहबाज साहब गए और हमने IMF से डील कर ली, और उसके बाद से डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है। बल्कि केयरटेकर की हुकूमत में $310 से डॉलर जो है वो कम होकर 280 तक आया है। तो अब जो है 2 साल से हुकूमत हमें ये कह रही है कि हम स्टेबिलिटी अचीव करनी। भाई स्टेबिलिटी तो 2 साल से अचीव कर ली। वो कह रहे हैं कि हमारे डायरेक्शन सही है। अगर डायरेक्शन सही होता तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही होती, अगर डायरेक्शन सही होता तो पॉवर्टी नहीं बढ़ रही होती, अगर डायरेक्शन सही होता तो डेट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही होती। सो द थिंग इज़ कि हमको ये बात समझनी चाहिए कि हम जिस चाबी से ये ताला खोल रहे हैं, ये चाबी गलत चाबी है। चाहे हम क्या करते हैं कि लोग बदल लेते हैं कि भाई आप नदीम मलिक साहब चाबी इस्तेमाल कर लें, फिर मिफ्ताह इस्माइल इस्तेमाल कर लें, फिर वक़ास साहब इस्तेमाल कर लें। इससे नहीं होगा। हमको ये चाबी बदलनी होगी। मतलब ये कि रिफॉर्म्स करने होंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे। हमने शख्सियतें बदल ली, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ रहा है। और अब की बात नहीं है, 2000 से, जब आपने बांग्लादेश की बात की, 2000 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का 2000 से लेकर 2021 तक बांग्लादेश और पाकिस्तान में एवरेज इंक्रीज जो है वो 2.1% हुई है। बांग्लादेश में एवरेज इंक्रीज 4.6% हुई है। अगर 2000 से 2025 तक का अगर आप ले लें तो अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह बांग्लादेशी और पाकिस्तानी की थी सन 2000 में, तो आज पाकिस्तानी की तनख्वाह 1.5 लाख है और बांग्लादेशी तनख्वाह 2.25 लाख है। तो वो इतना आगे निकल गए। इसकी वजह यह है कि हम बिल्कुल आगे नहीं जा रहे। पिछले 2-3 सालों में हम पीछे जा रहे हैं। तो जब तक हम एक फंडामेंटल चेंज नहीं लेकर आएंगे हमारी हुक्मरानी के अंदर, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस में, हम शख्सियात बदलते रहें, पार्टियां बदलती रहें, इलेक्शंस करवाते रहें, लेकिन हम आगे नहीं जा सकेंगे।
सर क्या करें, कोई इस्लाह का रास्ता भी तो होना चाहिए ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम नहीं कर पाए। 1990 से मैंने ये इकॉनमी कवर करनी शुरू की थी। इस अरसे से 35 सालों में हमने कुछ 7-8 IMF के प्रोग्राम किए हैं। वो जब तक हमें किस्त चाहिए होती है ना, मर रहे होते हैं हम उसके वो 100-200 मिलियन डॉलर की खातिर, तब तक तो हम वो सारा कुछ, वो कहता है पेट्रोल बढ़ा दो, हम कहते हैं बढ़ा देते हैं, हमने रिफॉर्म कर दी। रिफॉर्म नाम की हम कोई चीज़ नहीं करते, स्टेबलाइजेशन मेजर्स करते हैं जो IMF डिक्टेट करता है। तो हमारी राह कभी दुरुस्त थी नहीं, ना है आज भी। और गुजारिश ये है नदीम भाई, अफसोस की बात यह है कि अब ये आईएमएफ का प्रोग्राम जो 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल और चल जाएगा। हम 3 साल आईएमएफ के प्रोग्राम में रहेंगे, लेकिन ना कोई आईएमएफ की ऐसी कंडीशन है, ना हमारी ऐसी सूरत हाल है कि ये आखिरी आईएमएफ प्रोग्राम होगा। इसके 1 साल बाद, 1 साल थोड़ी सी हम स्प्लर्जिंग करेंगे, खर्चा करेंगे, 1 साल बाद हमको फिर आईएमएफ में खड़ा होना पड़ेगा। हमको यहाँ पे जो हमको कैपेसिटी बनानी थी, जो हमको बरामदात को बढ़ाना था, वो हम नहीं बढ़ा सके। आज पाकिस्तान के अंदर इस पूरे खित्ते में और हम पल्ला ममालिक में हम सबसे महंगी बिजली बेचते हैं, सबसे महंगी गैस बेचते हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं। अब आप फिर उसके बाद सोचते हैं यार इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आ रही कि आपने वो कंडीशंस ही नहीं दी हैं। हर मुल्क जो है वो आपसे ज़्यादा अच्छी कंडीशंस दे सकता है, तो आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तानी अपना इन्वेस्ट नहीं कर रहे। पहले 5 महीने में आपने देखा है कि हमारी इम्पोर्ट्स कम हो गई हैं, एक्चुअली गुड्स इम्पोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। तो पहले हम वो बूम बस्ट साइकिल में जा रहे थे, अब तो शायद बस टू बस चले जाएंगे। क्या करना होगा यार, अखराजात कम करें। आप 13 बिलियन डॉलर्स PSDP और ADBs में खर्च करते हैं। ये सूबे के और जो वफाक के, जिसको हम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहते हैं, जिससे डेवलपमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होता, वो हम खर्च करते हैं। 43 अरब रुपया अभी आपने दे दिया, एक खतीर रकम आपने दे दी MNA हजरात को, हुकूमत की पार्टियों के। हर MNA को 25-25 करोड़ रुपए दिए। वो 25 करोड़ रुपए अगर आप नहीं देते हर MNA को, 43 अरब रुपए बचा लेते, तो इससे आप 8% नौकरी पेशा लोगों का टैक्स कम कर सकते थे, या इससे आप 3 लाख रुपए से कम तनख्वाह लेने वाले का 25% टैक्स कम कर सकते थे। लेकिन आपने वो रिलीफ नहीं दिया लोगों को। आपकी प्रायोरिटीज नहीं है, आपने अपना अखराजात कम नहीं करे। अगर वफाक और सूबे दोनों अपने अखराजात नहीं कम करते, आप NFC अवार्ड नहीं करते, आप निजकारी नहीं करते, आप कुछ वजारतें डिवॉल्व नहीं करते, आप जो नेशनल फाइनेंस पैक्ट IMF कहता है वो नहीं करते, आप कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपको IMF 2 साल से चिल्ला के कह रहा है कि एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाओ, आप वो नहीं लगाते। लेकिन जहां नौकरी पेशा लोगों के ऊपर जिनकी गर्दन पतली होती है, आप टैक्स लगा देते हैं। IMF आपको कह रहा है कि अखराजात कम करो, वो तो आप नहीं करते। ना आप NFC अवार्ड कर सकें, 1 पैसे की प्राइवेटाइजेशन नहीं की। और ये जो PIA की प्राइवेटाइजेशन अभी हो रही है, इसको भी हमने लास्ट टाइम फेल करवाया था जानबूझ के, और अब आपको पता है कि पीछे से कौन करवा रहा है, तब जाके ये होगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मिफ्ता इस्माइल साहब। मैं इस्लामाबाद इसकी तरफ आऊँगा। ये एक ओवरऑल हमने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है पूरा इकॉनमी का और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का, कैसे राह दुरुस्त करें। मैंने 71 और APS के वाक़यात बताएं, वो भी एक चैलेंज है, साथ इकॉनमी भी एक चैलेंज है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, इसमें कोई दो राह नहीं है। जो APS का सानिया है और उसमें पूरी कौम की आंखें अशकबार थी, और जो हालात थे, जो सर्कमस्टांसेस बने, उसके बाद हमारी जो कमेटी बनाई गई, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी बिगड़ती हुई, ये जब मुशर्रफ के दौर में जाएंगे तो ये उसी वक्त हुआ जब अड्डे आपने दिए और जुल्म व तशद्दुद बढ़ा। सर एक मुशर्रफ नहीं, सबकी गलतियाँ हैं। आपने इस सरजमीन के ऊपर इन जत्थों को पलने दिया, ये सबकी गलती है। मर साहब, अगर ये जत्थों की तरफ जाएंगे तो ये अफ़गानिस्तान के टाइम पे जब रशियन वॉर थी, जो मुल्क में हुक्मरान थे, तो आपको भी पता, मुझे भी पता, कभी सियासतदानों ने उनके जाने के बाद भी कभी इस्लाह कर लेते, कभी भी नहीं किया। आपको पता है, फिर इतनी जब आप उस सरजमीन में फंस जाते हैं तो बड़ी मुश्किल से उसको पाकिस्तान को निकाला और अपने अल्लाह के फजल से हाउस एंड ऑर्डर किया। ये मिफ्ता इस्माइल साहब, मैं विटनेस हूँ इनका, ये अभी तो ऐसी बातें शाहाना कर रहे हैं, और मैं विटनेस था जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत लेने से पहले मिफ्ता इस्माइल साहब से पूछा, क्या डॉलर आप रोक लेंगे, क्या पेट्रोल की कीमतें रोक लेंगे। ये इन्होंने बड़ी बढ़के मारी थी वहाँ पे, और नवाज शरीफ साहब ने इनको मना किया था कि ये बिस्मिल्लाह पढ़ के आप इलेक्शंस की तरफ जाएं,
और मैंडेट लेकर लोगों को इत्मीनान में लेकर ये काम करे। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब उस सफ़ में अव्वल नंबर पे खड़े थे जिन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया और फिर मुश्किल तरीन फ़ैसले भी करने पड़े। तो ये लोग ओब्लाइज्ड हुए हैं PMLN की हुकूमत से, दो मरतबा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं। लेकिन ये शहबाज शरीफ का और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका फैसला था कि हमने नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत लेनी है। उसके बाद फैसले जो हुए, मैं लंदन की बात कर रहा हूँ, जब ये लंदन वाली मुलाकात की खबर है, ये बीच में बैठे थे ना, ये जो साहब अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कितनी वहाँ पे शेखियों के साथ कर रहे थे कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। तो अब ये फिर इनकी हवा निकली, बैठते ही इन्होंने जो अपने आप को सरेंडर किया। तो हुकूमत तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया। जब ये फाइनेंस मिनिस्टर थे फिर इनको रिप्लेस किया गया।